Good morning, students. Now we are going to discuss our unit number 5, that is system of particles and rotational motion. First of all, let's discuss about what do you mean by system of particle. We know every rigid body, suppose here is a rigid body, is made up of a number of particles. Fine. So ये क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. तो ये जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूसली एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं, या आई कैन से कि दे आर कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. सो द सिस्टम ऑफ पार्टिकल मीन्स अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम. तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम. नाउ मोशन. मोशन क्या हो सकता है, तीन तरह का हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज अ रोटेशनल मोशन, एंड थर्ड वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन. अब ट्रांसलेटरी का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है, किसी भी इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, तो इस तरह से पार्टिकल्स की सबकी वेलोसिटी क्या होगी, नीचे की तरफ पार्टिकल्स आ रहे हैं. तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है. दिस इज कॉल्ड रोटेशनल ट्रांसलेटरी मोशन. अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो रोटेशनल मोशन अगर मैं नॉर्मल देखूं तो कैसे होगा, इस तरह से होगा. तो जब भी कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करे, रोटेट करे इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन. तो एक सर्कल से अगर मैं किसी चीज को क्या कर दूं, थ्रेड से किसी स्टोन को टाई करके घुमाना शुरू कर दूं, तो दैट विल बी द रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, रोल भी कर रहा है इस तरह से, और ये इसके पार्टिकल्स ट्रांसलेटरी मोशन भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. So what is center of mass? A point in the body where whole of the mass is supposed to be concentrated is called as center of mass. Suppose यहाँ पे कोई बॉडी है, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा जिसका मास m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, इस तरह से mn है. तो ये जो सारा मास है किसी एक पॉइंट पे क्या लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा. तो उस पॉइंट को मैं क्या नेम दूंगी, सेंटर ऑफ मास. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी विद टू पार्टिकल सिस्टम. विद two particle system. Consider a particle of mass m1 here with the position vector r1. Similarly, a body में जो दूसरा पार्टिकल है वो क्या है, m2, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2. तो दिस इज द लाइन जॉइनिंग दीज टू मासेस. फाइन. तो यहाँ पे कहीं पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास. तो इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कितना है, r वेक्टर, और इसका मास कितना होगा, m1 प्लस m2. फाइन. सपोज पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, फर्स्ट पार्टिकल पे F1 और इस पे लग रही है F2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल फोर्सेस. तो F1
क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1, फाइन। सिमिलरली F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2, F12। अब इस पार्टिकल पे ये वाला पार्टिकल एग्जर्ट कर रहा है फोर्स, क्या, फोर्स ऑन, इंटरनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। और F21 की अगर मैं बात करूं वो क्या है, इंटरनल फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, dr1 अपॉन dt। सिमिलरली V2 क्या होगा, dr2 अपॉन dt, फाइन। तो अगर मैं वेक्टर नोटेशन की बात करूं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा, M1 V1, और ट्रू का क्या होगा, M2 V2, फाइन। अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे क्या लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल पे क्या लग रही है, dp2 इक्वल्स टू F2 एक्सटर्नल फोर्स ओवर प्लस इंटरनल फोर्स। सो दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये क्या बन जाएगा, dp p1 p2 ऐड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, F1 F12 F2 F21। Now according to third law every action has equal and opposite reaction। तो F12 इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब F12 किसके इक्वल होगा, माइनस F21 से। तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। सो दिस विल कैंसल आउट। नाउ तो ये क्या आ गया हमारे पास, P1 की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ P2। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू F1 प्लस F2, और ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स के, F एक्सटर्नल के, फाइन। सो अगर मैं d बाई dt की बात करूं, इसको बाहर निकालूं तो ये आ जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल्स टू F, फाइन। और अगर मैं इसी इक्वेशन को, इसकी लेफ्ट साइड को मल्टी और डिवाइड कर दिया मैंने M1 M2 के साथ, फाइन। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3। नाउ लेट्स कंसीडर कि यही फोर्स किस पे लग रही है, इक्विवेलेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। तो टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स लगती है वो इक्विवेलेंट होती है, चाहे अकेले अकेले पार्टिकल पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, चाहे सेंटर ऑफ मास पे टोटल फोर्स लगा दूं, तो दैट इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल मास कितना है यहाँ का, M1 प्लस M2 सेंटर ऑफ मास पे, और अगर बात करूं इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा, F एक्सटर्नल। अब थर्ड और फोर्थ को अगर मैं कंपेयर करूं
तो क्या आएगा, आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इस वैल्यू के। तो आर पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का so this is the position vector of center of mass. Fine. Let's discuss about special cases now. Consider center of mass is at origin. तो जब ये ओरिजिन पे होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ m1r1 प्लस m2r2 comes out to be 0। तो m1r1 माइनस m2r2 के इक्वल आ गया। या मैं बात कर सकती हूँ यहाँ से r1 की वैल्यू क्या आ गई, फाइन। अब कंसीडर कि जो सेकंड बॉडी है वो क्या है, ग्रेटर है उसका मास, हैवी है सेकंड बॉडी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, m2/m1 वुड बी ग्रेटर देन 1, फाइन। और आई कैन राइट r1/r2 वुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। या मैं लिख सकती हूँ r1 इज ग्रेटर देन r2। तो मतलब जो हैवी बॉडी होगी उसकी पोजीशन ओरिजिन के क्या होगी, सेंटर ऑफ मास के क्लोजर होगी वो बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास विल लाई क्लोजर टू द हैवियर बॉडी, फाइन। अब आगे आपका सेकंड स्पेशल केस, कंसीडर m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, m1 यही रिलेशन है m1 m2 r इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2, फाइन। तो अगर ये बराबर हो गए तो ये बन जाएगा 2mr इक्वल्स टू m r1 प्लस r2। m से m कैंसल, तो r की वैल्यू क्या आ गई, तो अगर दोनों बॉडीज इक्वल मास की है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, दोनों बॉडीज के लाइन जॉइनिंग द लाइंस बिटवीन टू बॉडीज, उसका सेंट्रल पॉइंट जो होगा वहां पे क्या लाई करेगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास। मोस्टली जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, चाहे वो रोड हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, तो मोस्टली क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास मोस्टली क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। अगर मैं रोड की बात करूं, एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है, L है। तो अगर मैं इसका सेंट्रल ज्योमेट्रिकल सेंटर ले लूं यहाँ पे, तो फॉर एवरी dm on the left side of origin there exists another element dm on the right side of the origin। तो यही ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल के केस में कौन सा आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, स्फीयर का भी इसी तरह से सेंटर में होगा। तो अलग अलग बॉडीज की शेप पर ये डिपेंड करता है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इसका एक्सिस कहाँ से होगा पास, यहाँ से। तो इसका जो सेंटर होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। लेट्स डिस्कस अबाउट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैसे मूव करता है सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अभी हमने किया कि
आर किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू दिस इज द कैपिटल एम इज द मास ऑफ द होल बॉडी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं तो ये आएगा एम आर इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn rn। सो डेरिवेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, dr1 बाई dt, m2 बाहर dr2 बाई dt, सिमिलरली mn drn अपॉन dt। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी। सिमिलरली ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की। तो मैं लिख सकती हूँ एम वी इक्वल्स टू m1 v1 m2 v2 अप टू mn vn। और हमें पता है मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मैं लिख सकती हूँ टोटल मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास का है तो वो टोटल इक्वल होगा किसके, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। फाइन। सिमिलरली इसको अगर आगे हम डेरिवेट करें तो ये आएगा m dv अपॉन dt m dv1 अपॉन dt m2 dv2 अपॉन dt अप टू mn dvn अपॉन dt। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन के। तो m इंटू ए इक्वल्स टू m a1 m2 a2 और टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स है सेंटर ऑफ मास पे वो इक्वल आएगा फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड प्लस फोर्स ऑन nth पार्टिकल। तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो चाहे तो आप फोर्स लगा दो सेंटर ऑफ मास पे या आप फोर्स लगा दो इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे, तो दोनों ही इक्वल बात होगी। तो दिस इज द वे सेंटर ऑफ मास moves. Now we will study some relationship in rotational motion. So linear motion और rotational motion में क्या analogies है तो हम उनको पढ़ेंगे। तो मैं एक साइड लिख रही हूँ linear motion और यहाँ पे लिख रही हूँ rotational motion। फाइन। तो लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं s से और रोटेशनल मोशन में हम उसी चीज को किससे लिखते हैं, थीटा से। सो डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशनल मोशन बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो वेलोसिटी को हम इसमें लिखेंगे v से और उधर एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से। फाइन। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं a से और रोटेशनल मोशन में हम इसको लिखते हैं अल्फा से। फाइन। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो रोटेशनल मोशन में फोर्स क्या बन जाती है, टॉर्क। फाइन। अगर मैं बात करूं मोमेंटम की तो एंगुलर मोमेंटम कितना, एंगुलर वर्ड यूज हो जाएगा यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम को किससे में लिखते हैं हम, एल से। फाइन। अगर ये चीजें सारी क्या होगी हमारी सेम हो गई तो हम इसको शो कैसे करेंगे अब,
तो अगर आपने लीनियर कंपोनेंट को रोटेशनल में चेंज करना है तो अपने सिंपली मल्टीप्लाई किससे करना है, आर से। इसमें तो कोई रिलेशन नहीं लिखोगे आप। वी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ए और अल्फा में क्या रिलेशन है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। अगर मैं एफ और टॉर्क की बात करूं तो एफ किसके इक्वल होगा, इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स, और ये इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइन। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये आएगा एफ आर साइन थीटा। तो टॉर्क किसके इक्वल है, आर एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ, ठीक है। और मोमेंटम का सेम ही है हमारा, ठीक है। तो हमारा P किसके इक्वल आएगा, L इंटू, L हमारा हमेशा होता है P क्रॉस R। अगर इसको भी मैं वेक्टर कोनोटेशन में लिखूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी अल्फा क्रॉस R, और इसको भी लिखूंगी ओमेगा क्रॉस R। तो ये आपको सिंपली लर्न करनी है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं रोटेशनल मोशन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म। तो लीनियर मोशन में होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या होएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। सिमिलरली सेकंड की बात करूं तो क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है लीनियर मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और अगर थर्ड इक्वेशन की बात करूं क्या होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो नोट दिस इक्वेशंस ऑन योर नोटबुक। तो आपका होमवर्क है इससे रिलेटेड, सिमिलर क्वेश्चंस हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पे, तो यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चंस। सो ये है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट। Now let's discuss about relationship between torque and angular momentum। तो टॉर्क को टॉ से लिख दिया मैंने, एंगुलर मोमेंटम होता है एल। तो एल क्या होता है बेटे, एल होता है आर क्रॉस पी। अभी बताया मैंने, अगर मैं दोनों साइड्स को डेरिवेट कर दूं तो dl बाय dt होता है, इसको डेरिवेटिव करूंगी तो ये पहले फर्स्ट कंपोनेंट फिर फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड कंपोनेंट। फाइन। अब हमें पता है dr अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, और मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो v को v से क्रॉस मल्टीप्लाई, अब एक ही वेक्टर है तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एंगल जीरो आ जाए तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कंपोनेंट होगा इक्वल टू 0। तो dl अपॉन dt इक्वल्स टू r इंटू dp अपॉन dt। अब dp अपॉन dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं dp बाय dt की बात करूं तो वो होती है हमेशा, dp बाय dt किसके इक्वल होती है, फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स। तो dl बाय dt किसके इक्वल आ गया,
आर क्रॉस एफ के। तो आर क्रॉस एफ क्या होता है, अभी हमने रीड किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये किसके इक्वल होता है, टॉर्क की। तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, dl अपॉन dt। तो यही है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ और रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करूं मैं, इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, तो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेज a body is said to be in equilibrium if external force on the body, net external force is a zero। तो उस केस में बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी और इन यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड कंडीशन सेज, अब सेकंड कंडीशन है रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग, तो बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if net external torque equals to 0, या मैं बोलूं TL/dt is a 0 और एंगुलर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट। सो ये क्या है, कंडीशन है। फाइन। अभी हम करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो जैसे बेटे इनर्शिया, लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या होता है, लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच बॉडी ट्राइज टू रिमेन इन द सेम स्टेट। तो अपनी स्टेट में क्या रहने की वो कोशिश करती है, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे वो मोशन हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। तो इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया इन लीनियर मोशन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से रोटेशनल मोशन में। तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमेशा MI/RI का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 to n, और अगर मैं ओवरऑल बात करूं ये होती है MR स्क्वायर। दिस वैल्यू इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ inertia. Fine. Now we will discuss another topics in the next video. Thank you so much.